आप एक बात ध्यान देंगे, किसी भी एनिमल के अंदर हो, जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, उसके अंदर एक कॉमन फीचर होता है कि हर एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमेशा मॉइस्ट होता है, यानी कभी भी ड्राई सरफेस से होकर के गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। हम ऐसे मान लेते हैं ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, चाहे गिल्स हो, लंग्स हो, बॉडी सरफेस हो, कुछ भी हो। तो अब जरा थोड़ी देर इधर ध्यान दे लेंगे, बात करना बंद करके। चलो बस ध्यान दो। कल की क्लास में अपन ने बात की थी क्वाशरकोर और मेरिस्मस तक। क्वाशरकोर और मेरिस्मस के बाद आज अपन बात करते हैं बाकी के एलिमेंट्री कैनाल के जो डिसऑर्डर्स हैं इनके बारे में, कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं और इनके अपने कैरेक्टर्स क्या हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी कहती है कि एलिमेंट्री कैनाल का मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर, कहा कि सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, तो यहां पर कहा गया कि मोस्ट कॉमन इज इन्फ्लामेशन। सबसे कॉमन किसको बोला? इन्फ्लामेशन को। तो कहा कि इन्फ्लामेशन इज मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हम अपना डे टू डे लाइफ में फील करते हैं कि कई बार अपनी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, यानी कि जलन होने लगी, या अपन फील करते हैं कि थोड़ा इनडाइजेशन होने लगा। तो ये सारी जो कंडीशन है ये आती हैं इन्फ्लामेशन के अंदर। तो यहां पे जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली इन्फ्लामेशन की कुछ ना कुछ वजह होनी चाहिए। जब आप बात करते हैं इन्फ्लामेशन के रीजंस के बारे में, तो एनसीईआरटी ने कहा कि इन्फ्लामेशन होता है इन्फेक्शन की वजह से, और ये इन्फेक्शन है, इट कैन बी आइदर बैक्टीरियल और वायरल। तो जो इन्फ्लामेशन है वो कैसा हो सकता है बेटा? बैक्टीरियल या फिर वायरल। इन्फ्लामेशन जो है इसके 4 कैरेक्टर होते हैं। 4 कैरेक्टर्स में सबसे पहले अपन कहते हैं कि रेडनेस आती है। हम एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं तो रेडनेस तो अपने को दिखनी नहीं है। फिर कहते हैं स्वेलिंग आती है। जब अगर स्वेलिंग आएगी तो ग्लैंड्स की एक्टिविटी अफेक्ट होने वाली है, यानी कि थोड़ा सा डाइजेशन में दिक्कत आएगी। फिर हम कहते हैं इसके अंदर पेन होता है, पेन वी कैन फील। फिर हम कहते हैं इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि अपने को थोड़ा सा गरम गरम सा हल्का सा फील होगा। तो हमने कहा कि इन्फ्लामेशन सबसे कॉमन डिसऑर्डर है। अब इस कॉमन डिसऑर्डर के बाद फिर आगे कहा कि एलिमेंट्री कैनाल में कई सारे पैरासाइट भी पाए जाते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या मौजूद है बेटा? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब हुआ कि कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ एनिमल्स हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाए जाते हैं, और ये जो ऑर्गेनिज्म यहां पर पाए जा रहे हैं, इन ऑर्गेनिज्म को तो फायदा होता है पर हमें नुकसान होता है। यहां पे कुछ एक के कॉमन नेम लिए हैं। जैसे पहला नाम लिया गया है टेपवर्म। तो एक बार बताएं जरा, टेपवर्म का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? टीनिया। टेपवर्म का नाम क्या है? टीनिया, या टीनिया सोलियम हम कहें। फिर इसके बाद अगली बात की है राउंड वर्म। तो ये जो राउंड वर्म है इसका नाम बताओ जरा। राउंड वर्म कौन होता है? एस्केरिस। तो राउंड वर्म किसे कहा है? एस्केरिस को। फिर इसके बाद कहा यहां पे पिनवर्म, और पिनवर्म के बाद एक नाम दिया है आपको बेटा थ्रेडवर्म। ये जो पिनवर्म और थ्रेडवर्म है एनसीईआरटी ने लिखे अलग अलग हैं, पर एक्चुअली दोनों एनिमल एक ही होते हैं। तो ये पिनवर्म या थ्रेडवर्म है, इसका जूलॉजिकल नेम होता है एंटेरोबियस। इसका जूलॉजिकल नेम क्या है? एंटेरोबियस। तो मैंने कहा कि सबसे पहले यहां पर कौन आया? टेपवर्म। टेपवर्म का नाम टीनिया। राउंड वर्म कौन हुआ? एस्केरिस। पिनवर्म या थ्रेडवर्म का नाम एंटेरोबियस। और फिर इसके बाद आ जाता है आपका यहां हुकवर्म, और हुकवर्म को हम बेटा नाम देते हैं एंसाइलोस्टोमा। हुकवर्म का नाम क्या है? एंसाइलोस्टोमा इसका नाम होता है। तो हमने यहां पर देखा कि अलग अलग पैरासाइट्स हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। इसमें से ध्यान रखना कि नीचे वाले जो 3 हैं, यानी कि राउंड वर्म, पिनवर्म और हुकवर्म, ये तीनों आते हैं एस्केलमेंथिस में। किसके अंदर आएंगे? एस्केलमेंथिस में। जबकि टेपवर्म आता है आपका प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर। अब यहां पैरासाइट्स के बाद यहां कुछ एक डिसऑर्डर्स के बारे में बात की है। डिसऑर्डर्स के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहली जो बात की गई है
वो डिसऑर्डर आपका लिया है बेटा जॉन्डिस। पहला कौन सा लिया? जॉन्डिस के बारे में बात की। बताओ जरा, जॉन्डिस में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? लिवर। जॉन्डिस में अफेक्ट होने वाला ऑर्गन कौन सा? लिवर। जॉन्डिस के केस में देयर इज डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, यानी कि बॉडी के अंदर बाइल पिगमेंट का लेवल क्या हुआ? बढ़ गया। जब बॉडी में बाइल पिगमेंट का लेवल बढ़ेगा तो इसकी वजह से स्किन, नेल, इनका कलर कैसा हो जाएगा? येलोइश। तो स्किन और नेल का कलर कैसा हुआ? येलोइश हो जाता है। अब देखिए, जॉन्डिस को वैसे अगर हम देखें तो कायदे से जॉन्डिस अपने आप में एक डिजीज ना हो करके एक सिम्टम होता है। जॉन्डिस क्या है? सिम्टम। हालांकि एनसीईआरटी ने इसे क्लासिफाई कर रखा है यहां पे एक डिसऑर्डर के फॉर्म में, जबकि जॉन्डिस है क्या? सिम्टम है। देखिए, जॉन्डिस होता क्यों है? तो हमने कहा बाइल पिगमेंट बढ़ेगा। बाइल पिगमेंट बन किससे रहा था? तो ये बाइल पिगमेंट बना था आपका आरबीसी के ब्रेकडाउन से। हीमोग्लोबिन टूटा, हीम वाला पार्ट कन्वर्ट किस में हुआ? बाइल पिगमेंट के अंदर। अब अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ जाए तो बाकी सब नॉर्मल होते हुए भी जॉन्डिस हो ही जाएगा। फॉर एग्जांपल, सर्कुलेशन में हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस पढ़ते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के अंदर जो एम्ब्रियो है उसकी आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है, और आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ने की वजह से क्या होता है यहां पर कि जो बाइल पिगमेंट है उनका डिपोजिशन होता है, और अपन बोलते हैं कि नियोनेटल जॉन्डिस हो गया। मतलब कि डिजीज यहां कौन थी? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस या जॉन्डिस? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। जॉन्डिस उसका एक सिम्टम था। इसी तरीके से आप देखें, जब भी अगर लिवर से रिलेटेड कोई डिजीज होगी, मान लो अगर लिवर में कोई इंफेक्शन हुआ, या हम अगर बात करें किसी पर्सन को हेपेटाइटिस वगैरह हुआ, तब भी आपको क्या दिखाई देगा? जॉन्डिस दिखेगी। तो डिजीज कहां है? लिवर में कोई और डिजीज हो रही है, सिम्टम आपको क्या दिख रहा है? जॉन्डिस। हमने बात की थी कि लिवर का अपना एक डक्ट सिस्टम होता है, यानी कि सबसे पहले हेपेटिक डक्ट ओरिजिनेट हुई, कंबाइन करेगी, क्या बनेगी? कॉमन हेपेटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से कौन आया? सिस्टिक डक्ट। मिलकर के कौन बना? कॉमन बाइल डक्ट। फिर आगे चल के क्या बना? हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अगर इस पूरे डक्ट सिस्टम में कहीं कोई ब्लॉकेज आता है तो उस ब्लॉकेज की वजह से भी बाइल पिगमेंट ड्यूोडेनम में रिलीज नहीं होगा। अगर ये बाइल पिगमेंट ड्यूोडेनम में रिलीज नहीं हुआ तब भी तो बॉडी में डिपॉजिट होने लगेगा। तो प्रॉब्लम कहां थी? कि डक्ट सिस्टम ब्लॉक हो रहा था। आपको दिखाई क्या दिया? जॉन्डिस। तो जॉन्डिस डिजीज हुआ है, डिसऑर्डर या सिम्टम? सिम्टम है। पर जब तक हम नीट नहीं कर लेते तब तक, क्योंकि एनसीईआरटी ने डिसऑर्डर में रखा है, तो जॉन्डिस हमारे लिए क्या रहेगा? डिसऑर्डर। अब देखिए, जॉन्डिस के बाद अगला डिजीज आपको दी इसके अंदर, वोमिटिंग। अगली डिजीज कौन सी ली? वोमिटिंग। हमने चैप्टर के शुरू में बात की थी कि वोमिटिंग अपने आप में डिजीज नहीं होती है। हमेशा वोमिटिंग डिजीज हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार वोमिटिंग हमारे फायदे के लिए भी होती है, यानी कि अगर कोई भी अनपैलेटेबल सब्सटेंस अगर चला गया एलिमेंट्री कैनाल में, या अगर मान लो ओवर ईटिंग हुई, तो सारी कंडीशंस में वोमिटिंग अपने आप में हमें एक बचाने का तरीका है। पर वोमिटिंग के लिए जो सेंटर होता है, जिसको अपन नाम देते हैं बेटा वोमिट सेंटर, ये वोमिट सेंटर कहां लोकेटेड है? तो आपने कहा कि वोमिट सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला। तो हमारी ब्रेन के मेडुला पार्ट के अंदर वोमिट सेंटर लोकेटेड है। अब वोमिट सेंटर से जब यहां पर स्टिमुलस आएगा या वोमिट सेंटर से जब सिग्नल्स आएंगे, तो वोमिटिंग से पहले एक फीलिंग होती है, और वोमिटिंग से पहले की फीलिंग को क्या बोलते हैं? नोजिया। तो वोमिटिंग से पहले होने वाली फीलिंग का नाम क्या है? नोजिया। नॉर्मली अगर आप देखें तो पेरिस्टल्सिस की डायरेक्शन होती है फंडस से पाइलोरिक पार्ट की तरफ, यानी कि स्टमक में पेरिस्टल्सिस स्टार्ट हुआ फंडस से, और वेव ऑफ पेरिस्टल्सिस किधर जाएगा? पाइलोरस की तरफ। पर यहां पर जो पेरिस्टल्सिस है ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब है कि पाइलोरस से फंडस वाले पार्ट की तरफ होगी। कार्डियक स्फिंक्टर को हमने कहा था कि ट्रू स्फिंक्टर नहीं है, ये ओपन हुआ, और इसके ओपन होने की वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है ये चला जाएगा माउथ के थ्रू बाहर।
तो हमने कहा कि गैस्ट्रिक कंटेंट इज इजेक्टेड थ्रू माउथ। तो गैस्ट्रिक कंटेंट को बेटा इजेक्ट किया गया, और इजेक्ट कहां के थ्रू हुआ? माउथ के थ्रू इजेक्ट होता है। तो इस कंडीशन को हम नाम क्या देते हैं? वोमिटिंग। अब ये जो वोमिटिंग है, ये अपने आप में मैं कहूं कि वॉलंटरी एक्टिविटी है या रिफ्लेक्स है? रिफ्लेक्स है ना। तो वोमिटिंग को हमने क्या कहा कि एक ऐसा एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन है। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब हुआ कि बहुत प्री प्लान नहीं होता। वोमिटिंग के बाद अगली कंडीशन आपकी ली गई है डायरिया। तो अगली डिजीज का नाम डायरिया। डायरिया के अंदर अगर हम बात करें तो यहां डायरिया के सिम्टम्स में आपको दिखाई देता है सबसे पहले कि इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन घटेगा या बढ़ेगा? इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? कम। मतलब कि कोई बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन हुआ और उस इंफेक्शन की वजह से जो कॉलमनर एपिथेलिया थी उसका फंक्शन अफेक्ट हुआ। जब कॉलमनर एपिथेलिया ठीक से अपना काम नहीं करेगी तो अब एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं होगा। मतलब कि इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन क्या हो गया? कम। हमने लास्ट क्लास में ही बात की थी वाटर के एब्जॉर्प्शन के बारे में कि वाटर का बहुत सारा एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन करता है और कुछ अमाउंट में वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन पर होता है। अब अगर ये वाटर का एब्जॉर्प्शन ना हो पाए, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन अगर नहीं होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा कि फ्लूइडिटी ऑफ फीसेस घट जाएगी या बढ़ेगी? तो हमने कहा कि फ्लूइडिटी ऑफ फीसेस क्या होगा? बढ़ जाती है। अगर फ्लूइडिटी ऑफ फीसेस यहां पर बढ़ा तो फ्लूइडिटी ऑफ फीसेस बढ़ने पर क्या होगा? फीसेस का वॉल्यूम बढ़ा। अगर फीसेस का वॉल्यूम बढ़ा तो अब यहां पर क्या होगा? बोवेल मूवमेंट रेगुलर रहेगा कि इरेगुलर? तो हमने कहा कि बोवेल मूवमेंट कैसा हो जाता है बेटा? इरेगुलर हो जाएगा। और इरेगुलर का मतलब देखो, बोवेल मूवमेंट का कम होना और ज्यादा होना दोनों चीजें इरेगुलरिटी है। तो क्या होगा? कम होगा या ज्यादा? तो बोवेल मूवमेंट क्या होता है? यहां पर बढ़ जाता है। जब भी किसी पर्सन को डायरिया होता है तो हम उस पर्सन को क्या देते हैं? ओआरएस। क्या देंगे? ओआरएस। बताओ जरा पूरा नाम। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहा जाता है। ये जो हम ओआरएस एडमिनिस्टर करते हैं, ओआरएस के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए, बॉडी से जब अगर वाटर बाहर जा रहा है तो केवल वाटर ही नहीं जा रहा, इसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर जाएंगे। गए ना? जब अगर इलेक्ट्रोलाइट बाहर गए तो रिजल्टेंट ब्लड का वॉल्यूम घटेगा। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं। अगर ये कम हुए तो ब्लड वॉल्यूम कम हुआ। ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर अगर घटा है तो रिजल्टेंट क्या होगा? कमजोरी फील होने लगेगी। तो अगर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत हो रहा है तो हम पेशेंट को क्या एडमिनिस्टर करेंगे? ओआरएस। कि क्या करो, ग्लास में जो है पानी में ओआरएस यानी कि इलेक्ट्रॉल देखा है ना सबने, हरे और सफेद पैकेट वाला, तो वो इलेक्ट्रॉल ला करके हम उसे पानी में घोल के देंगे। अगर मान लो पेशेंट की स्थिति और ज्यादा खराब है कि साहब इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन और ज्यादा पुअर है, तो अब हम क्या करेंगे? हम उसको क्या लगा देंगे? ड्रिप लगाएंगे। ड्रिप में क्या होता है? सलाइन सॉल्यूशन होगा। ये जो सलाइन सॉल्यूशन है ये अब डायरेक्टली क्या होगा? उसके ब्लड के अंदर मिलेगा। अब बताओ जरा, जो ड्रिप लगाते हैं वो आर्टरी में लगाएंगे कि वेन में? वेन में। नॉर्मली जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो इंट्रामस्कुलर होगा या फिर इंट्रावीनस। आंख बंद करके कहीं भी इंजेक्शन लगा दिया, वो कौन होता है? इंट्रामस्कुलर। कोई भी लगा सकता है। इंट्रावीनस में आप कहां लगाते हैं? वेन के अंदर इंजेक्शन देते हैं। ध्यान रखें, आर्टरीज में नहीं लगाते। कारण पहला, आर्टरीज डीप सीटेड होती हैं तो आर्टरी आपको सरफेस पे मिलेगी नहीं। दूसरा, आर्टरी में ब्लड होता है ज्यादा प्रेशर पे। अगर ज्यादा प्रेशर पे है तो इस ब्लड वेसल में जरा भी पंक्चर करते ही ब्लड के बाहर आने के चांसेस हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? हमेशा कहां इंजेक्ट करेंगे? वेन में। जब भी अगर तुम ब्लड टेस्ट कराने जाते हो और तुम्हारा ब्लड लिया जाता है, देन अगेन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वेन। तो हमने कहा कि ये सारा अपन किसके लिए करेंगे? डायरिया वाले पेशेंट के केस में।
अब जो डायरिया है इसके जस्ट अपोजिट कहानी होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। तो डायरिया के अपोजिट क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन के अंदर हमने यहां पर कहा कि जो फीसेस है ये और ज्यादा फ्लूइड होगा या ड्राई, फीसेस कंपैरेटिवली ड्राई हो जाएगा। दूसरा यहां पर हम कहते हैं कि जो फीसेस है इट इज रिटेन्ड इन रेक्टम। फीसेस को रिटेन कहां किया, रेक्टम में या कोलन में, कहां पे, रेक्टम या कोलन, कोलन में। अब ध्यान दें, मैंने दोनों नाम इसलिए लिए क्योंकि एनसीईआरटी पहले बेटा लिखती थी यहां पे रेक्टम, बाद में एनसीईआरटी ने करेक्ट करके इसे किया कोलन, जो कि सही है। तो फीसेस रिटेन कहां किया जाता है, कोलन में। अब आप समझेंगे, देखिए हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर कंपैरेटिवली ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, लार्ज इंटेस्टाइन में कई सारे पाउचेस मौजूद हैं जिनको आपने नाम क्या दिया था, हॉस्ट्रा। अब ये हॉस्ट्रा के होने की वजह से क्या होगा कि पहली बात तो अगर हमने जो फूड खाया वो फूड अगर ज्यादा रिफाइंड है, मतलब कि उसके अंदर फाइबर्स कम है या ऐसी चीजें कम है जो कि डाइजेस्ट नहीं होगी, तो रिजल्टेंट लार्ज इंटेस्टाइन के पास जो फीसेस पहुंचेगा वो कम होगा। जब अगर कम हुआ तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा होने की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में इसका मूवमेंट आसानी से नहीं हो पाएगा। जब लार्ज इंटेस्टाइन में मूवमेंट नहीं हुआ तो कहां अटक गया, हॉस्ट्रा पे। हॉस्ट्रा पे अटकेगा तो लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब तो कर ही रही थी, लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर एब्जॉर्ब किया। अब लार्ज इंटेस्टाइन ने जब वाटर एब्जॉर्ब किया तो फीसेस कैसा होता जाएगा, ड्राई। जब ड्राई होगा तो कई बार स्थिति होती है कि कोलन की वॉल में जाकर के चिपक जाता है। स्पेशली छोटे बच्चों में होता है जो कि रिफाइंड फ्लोर से बनी चीजें यानी कि मैदा से बनी चीजें ज्यादा कंज्यूम करते हैं, चाहे बिस्कुट हो या ब्रेड हो, इस तरीके की चीजें ज्यादा कंज्यूम की, तो अब ये जाकर के अटक कहां गया, कोलन पे। तो उस कंडीशन में देखिए, जब भी अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो डॉक्टर की जो अप्रोच होती है, सबसे पहले हम पेशेंट को क्या देते हैं, बोलते हैं कि आप फाइबर वाला फूड खाएं। ठीक, आपने अपने घर में अपने दादाजी को, अपने नाना को हो सकता है देखा हो, खाने के बाद एक डब्बा होता है सतीसब गोल का या सीरियम हस्क कहते हैं, जिसके ऊपर टेलीफोन बना होता है पुराना वाला, देखा है। तो वो जो पुराना वाला टेलीफोन वाला डब्बा है उसके अंदर क्या होता है, जो जीरा खाते हैं ना अपन, जीरे का छिलका होता है उसमें। तो ये जो छिलका है इसके अंदर सेलुलोज होता है, ये डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये अगर आपने खाया तो फूड के अंदर फाइबर कंपेटिवली क्या हुआ, बढ़ा। और फाइबर अगर बढ़ा तो फिर ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने में मदद करता है। तो पहला हमने पेशेंट को बोला कि आप फाइबर का यूज ज्यादा करें, मतलब कि अगर जैसे मान लो सेब खा रहे हो तो बजाय छील के खाने के सेब को क्या करो, छिलके सहित खाओ। अगर केला खा रहे हैं तो छिलके सहित या छील के, हाँ, अगर बनाना के केस में हो तो छील के ही खाना है, ठीक, उसको छिलके सहित नहीं खाना। बजाय डायरेक्टली जूस कंज्यूम करने के फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम किए जाएं, जिससे कि साथ में उसका जो फाइबर है वो भी अपने को मिले। अब हमने क्या किया, पहले तो फाइबर बढ़ाया। फाइबर बढ़ाने के बाद अगर पेशेंट को तब भी आराम नहीं मिलता, मान लो अगर ज्यादा पेनफुल कंडीशन है, तो फिर हम पेशेंट को फाइबर ये करेंगे कि फाइबर के अंदर होता है सेलुलोज और ये डाइजेस्ट नहीं होता। जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो लार्ज इंटेस्टाइन के पास पहुंचने वाला जो अनडाइजेस्टेड फीसेस है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वो वॉल्यूम बढ़ेगा तो अब लार्ज इंटेस्टाइन इसको आसानी से मूव करा पाएगी। तो अब ये क्या होगा कि बीच में रुकेगा नहीं, यानी कि कोलन के अंदर रिटेन नहीं किया जाएगा। अब जब भी अगर फाइबर से आराम नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है, उसके अंदर होता है मैग्नीशियम सॉल्ट। ये मैग्नीशियम सॉल्ट दिए जाते हैं। मैग्नीशियम ऑस्मोटिकली एक्टिव है, मैग्नीशियम ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, पर मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन में आसानी से नहीं होता। तो रिजल्टेंट क्या होगा कि मान लो अगर ये आपका कोलन है और यहां पर कोलन के अंदर बेटा मौजूद है मैग्नीशियम, क्या प्रेजेंट है यहां पर, मैग्नीशियम। ये अगर मैग्नीशियम यहां पर प्रेजेंट है तो ये यहां का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, बढ़ाए रखेगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन हमेशा कैसे होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू, यानी कि ये कोलन से एब्जॉर्ब होने वाला जो वाटर है इस वाटर के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, घटा देगा।
तो इसने कोलन से एब्जॉर्ब होने वाले वाटर की रेट को कम कर दिया। जब अगर कम करेगा तो यहां पर क्या रहेगा, वाटर ज्यादा रिटेन किया जाएगा। तो यहां जो समस्या हो रही थी, जो हमने कहा था कि ड्राई फीसेस है, वो चीज खत्म हो गई। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम दूसरा तरीका ये यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा कि कॉन्स्टिपेशन के अंदर भी क्या होगा कि फीसेस रिटेन किया कोलन के अंदर, फीसेस कंपैरेटिवली ड्राई है। और हमने यहां पर कहा कि जो बोवेल फ्रीक्वेंसी है, ये बताओ घटेगी या बढ़ जाएगी? घट जाएगी। तो हमने कहा कि बोवेल फ्रीक्वेंसी इस डिजीज के अंदर क्या होता है, कम हो जाती है। अब देखें, कॉन्स्टिपेशन के बाद अगली डिजीज आती है इनडाइजेशन। तो अगला क्या आ गया, इनडाइजेशन। देखो, जब भी अगर किसी भी डिजीज में किसी भी जगह पे अगर एनसीईआरटी ने एक से ज्यादा फैक्टर्स के बारे में लिख रखा है, तो एक आसान तरीका होता है कि आप हमेशा याद रखें कि कितने फैक्टर लिखे हुए हैं। तो वो आपको सारी चीजें याद रखने में मदद करेगा। जैसे मैंने याद करके रखा है कि इनडाइजेशन में एनसीईआरटी 5 फैक्टर बताती है, ठीक। तो अब 5 फैक्टर में कौन कौन सा है? पहला होता है इनडाइजेशन ओवर ईटिंग की वजह से। पहला किसकी वजह से हुआ? ओवर ईटिंग की वजह से। यानी कि फ्री का माल था, ठूस ठूस के खा लिया, तो अब क्या होगा, इनडाइजेशन होगा ना। तो पहला फैक्टर क्या हुआ, ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग के बाद दूसरा फैक्टर होता है स्पाइसी फूड। अगला फैक्टर क्या हुआ, स्पाइसी फूड दूसरा फैक्टर हो जाता है जो इंडाइजेशन करा सकता है। रेस्टोरेंट्स पे बोर्ड लगा होता है, घर से दूर घर जैसा खाना होता है, हाँ। और जो मेस का जो मैनेजर और शेफ है, वो अपना खाना टिफिन में अपने घर से मंगाता है, होता है कि नहीं? वो इसीलिए क्योंकि मेस में तुम डिमांड करते हो कि खाना टेस्टी होना चाहिए। अब अगर टेस्टी बनाना है तो उसमें स्पाइसेस और ऑयल डालने पड़ेंगे। तो अब उससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में यूज करने पे इंडाइजेशन होगा। तो हमने कहा कि अगला फैक्टर आपके पास क्या हुआ, स्पाइसी फूड। तो पहला क्या हुआ, ओवर ईटिंग। अगला स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड के बाद फिर यहां पे अगला फैक्टर होता है एंजाइटी। अगला फैक्टर क्या है, एंजाइटी। एंजाइटी यानी कि घबराहट, बेचैनी, परेशानी, चिंता, ये सारे फैक्टर्स मिलाकर के क्या कहे जाते हैं, एंजाइटी। एंजाइटी के बाद कहा इनएडिक्वेट एंजाइम सेक्रीशन। अगला फैक्टर क्या दिया, इनएडिक्वेट एंजाइम सेक्रीशन। इसके अंदर अगला फैक्टर हो जाता है। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ एंजाइम सेक्रीशन घट जाता है या एंजाइम सेक्रीशन घटता चला जाता है। यही वजह है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है डाइजेशन कैसा होता जाएगा, पुअर होगा। यानी कि यंग एज पे डाइजेशन काफी बेहतर होता है, जबकि वहीं अगर हम अपने घर में ही ओल्ड एज लोगों को देखें तो उनका डाइजेशन उतना प्रॉपर नहीं है। कारण क्या है, इनएडिक्वेट एंजाइम सेक्रीशन हुआ। और मेस वगैरह के खाने से एक काफी कॉमनली होने वाली समस्या क्या है, फूड पॉइजनिंग। तो ये जो फूड पॉइजनिंग है, इसमें भी क्या होने लगता है, इंडाइजेशन। अब जरा फूड पॉइजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो फूड पॉइजनिंग ये बेटा एक बैक्टीरियल डिजीज है। कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। अब अगर बैक्टीरियल डिजीज है तो इसे कॉज करने वाला कोई ना कोई बैक्टीरिया होना चाहिए। तो फूड पॉइजनिंग को कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनिकम। नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनिकम, ये बैक्टीरिया का नाम होता है। ये बैक्टीरिया ये जब कंटेमिनेटेड फूड के साथ अपनी बॉडी में पहुंचेगा तो बॉडी में पहुंच करके बनाता है एक टॉक्सिन, जिसको हम नाम देते हैं बोटुलिन टॉक्सिन। क्या कहेंगे इसे, बोटुलिन टॉक्सिन कहते हैं। और ये जो बोटुलिन टॉक्सिन है, ये अपने आप में एक न्यूरोटॉक्सिन है। ये अपने आप में क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिन। और ये माना जाता है कि बोटुलिन टॉक्सिन, जितने भी नेचुरल टॉक्सिन्स हमको पता है उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक यही होता है। मतलब कि कोबरा का वेनम भी इसके सामने कुछ नहीं है, इससे बहुत कम काम करता है। कोबरा के वेनम से कहीं ज्यादा काम करता है ये फूड पॉइजनिंग वाला बोटुलिन टॉक्सिन, बस बनता थोड़ा सा कम अमाउंट में है। न्यूरोटॉक्सिन होने की वजह से इसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर कि ये जाएगा तो जो मोटर सिग्नल्स आ रहे हैं ना सीएनएस से,
ये सीएनएस से आने वाले मोटर सिग्नल्स को बंद करा देता है। अगर सीएनएस से मोटर सिग्नल नहीं आएंगे तो आप बताओ स्केलेटल मसल काम करेगी क्या? नहीं। ये जाकर के अफेक्ट करता है आपके रेस्पिरेटरी मसल के सिग्नल्स को। अगर रेस्पिरेटरी मसल अफेक्ट हुई और उनके अंदर मूवमेंट बंद हुआ, यानी कि डायफ्राम और ईआईसीएम में अगर मूवमेंट नहीं हुआ, तो इसकी वजह से ब्रीदिंग क्या हो जाएगा? बंद। और ब्रीदिंग बंद हुई तो ठीक, तो ब्रीदिंग बंद हुई तो क्या होगा? राम नाम सत्य है। ठीक, तो अपन ने कहा कि इसीलिए जब भी अगर फूड पॉइजनिंग होती है तो फूड पॉइजनिंग को अपन बहुत तरीके से या बहुत जल्दी से हैंडल करते हैं, क्योंकि लगभग इस बैक्टीरिया के काम करने के लिए 3-4 दिन का टाइम इसके लिए पर्याप्त है। ये 3-4 दिन में अपना काम कर देता है। तो जब भी अगर ऐसा होगा तो डॉक्टर सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज है तो आपको एडमिनिस्टर करेगा एंटीबायोटिक। अगर लग रहा है कि एंटीबायोटिक से स्थिति ठीक हो रही है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रही तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। कैसा है? एनारोब। और उसमें भी ये ऑब्लिगेट एनारोब होता है, यानी कि ऑक्सीजन में जिंदा नहीं रहेगा। तो हम पेशेंट को क्या करते हैं? रखते हैं वेंटिलेटर पे, और अब हम उसके बाद पेशेंट को हम लगा देते हैं ऑक्सीजन और हाइपरबैरिक ऑक्सीजनेशन करते हैं। क्या करेंगे? हाइपरबैरिक ऑक्सीजनेशन। हाइपर मतलब ज्यादा, बैरिक मतलब प्रेशर। तो हमने क्या किया? पर्सन को हमने 100% ऑक्सीजन पर रख दिया। अब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और ऑक्सीजन लेवल बढ़ने पे बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक, तो अपन ने कहा कि बैक्टीरिया क्या होगा? मर जाएगा। तो अब कुल मिला के यहां फैक्टर कितने हुए? 5। पहले का नाम, दूसरा, अगला, फिर और फिर। तो ऐसे कुल मिलाकर के 5 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे अंदर कॉज क्या करते हैं बेटा? इनडाइजेशन कॉज कर देते हैं। अब यही देखिए, आपकी नॉलेज के लिए एक चीज और ऐड करते हैं। अगर आप बोटुलिन टॉक्सिन में से यहां से उठाओ टर्म बीओ, क्या उठाया? बीओ, और यहां से उठाया टीओएक्स, मिला के बताओ क्या बना? नाम सुना है कभी इसका? जितने भी एक्टर्स वगैरह होते हैं, जब उनकी उम्र बढ़ती है तो अपनी एज छिपाने के लिए वो इस बोटॉक्स इंजेक्शन का यूज करते हैं। बोटॉक्स इंजेक्शन क्या करता है? देखो ध्यान देना, ध्यान देंगे। क्या होता है कि एज बढ़ने पे चेहरे पे, हाथ पैरों पे रिंकल्स आते हैं, एक नेचुरल फिनोमिना है। क्या होता है कि नीचे की जो स्किन है वो नीचे की जो मसल्स हैं स्किन के नीचे, वो जब आने होंगे तो आ ही जाएंगे, तुम परेशान मत हो। ठीक, और ना उसमें कोई बुराई है, और इतना तुम्हें समझ में आता होगा, मुझे अगर बाहरी जो चीजों से मतलब होता तो फिर मैं ऐसे नहीं घूम रहा होता, मैं भी विग विग लगवा सकता था। ठीक, तो बाहर की चीजों से मेरे पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, या फिर मैं इसकी तरह आराम से टोपी लगा के घूम सकता था, टोपी वाला विकल्प भी था। ठीक, पर चलिए अब ध्यान देंगे, ध्यान दो। मैंने क्या कहा कि जो बोटॉक्स है ये क्या करता है? अपनी स्किन के नीचे जो स्केलेटल मसल्स है ना, वो हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट, परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती हैं, तो उसकी वजह से रिंकल्स आ गए। हमने क्या किया? सबडर्मली से इंजेक्ट किया स्किन के अंदर, तो ये वहां की मसल्स को क्या करेगा? परमानेंट रिलैक्सेशन में ला देगा, जिसकी वजह से रिंकल्स खत्म हो जाते हैं। तो वो करने के लिए अपन यूज क्या करते हैं? बोटॉक्स यूज करते हैं ना। तो ये जो बोटॉक्स है वो भी किस बैक्टीरिया से मिलता है? यही क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनिकम बैक्टीरिया से ही मिलने वाला टॉक्सिन है, जिसको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये 5 डिसऑर्डर समझ में आते हैं। तो अब बाकी लोग तो लगे हैं अपने घर पे तैयारी करने में, तो तुम्हारी तैयारी भी थोड़ी सी मजबूत तो कराई दी जाए, जिससे नंबर थोड़े से ज्यादा आए। हाँ, 1 मिनट। हाँ, यहां पे रेक्टम इसलिए नहीं, क्योंकि एक्चुअली जो होता है कि फीसेस रिटेन कोलन में ही किया जाता है। रेक्टम में तो अगर आप बात करें तो रेक्टम में रिटेन करना मतलब कि रोक के रखना। रेक्टम में, हाँ, रेक्टम में टेम्परेरीली स्टोर करना, वो तो एक नेचुरल फिनोमेना है। यहां पे इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि फीसेस विल बी रिटेन्ड इन कोलन। कोलन के अंदर फीसेस को रिटेन करके रखना वो एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है। तो रिटेन कहां किया जाता है? कोलन में। रेक्टम में रिटेन नहीं किया जाता। एक बार आप लोग अपनी एनसीईआरटी में या जो आपके पास नोट्स हैं उसमें देख लेंगे कि कॉन्स्टिपेशन के अंदर कोलन लिखा है या रेक्टम लिखा है? कोलन है ना।
नहीं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एबनॉर्मल या इरेगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इरेगुलर फ्रीक्वेंसी पे आप नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते कि डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन है, आप नहीं बता सकते। साथ में हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पे बोवेल फ्रीक्वेंसी घटी है, फीसेस ड्राई हुआ है या फ्लूइडिटी बढ़ी है, मतलब कोई ना कोई एक सिम्टम साथ में और देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कंट्रास्टिंग डिजीज एनसीईआरटी के अंदर दी हैं। हाँ, तो मैंने इसीलिए कहा ना उसमें कोलन कर देना। क्या बेटा? नौजिया, जी मिसलाना जानते हो? मितली, हिंदी में कहते हैं मितली, तो उसी का नाम होता है इंग्लिश में नौजिया। ध्यान दें। देखिए, अब आपने टिश्यू की जो डेफिनेशन पढ़ी, वो आपने पढ़ा कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो हमने उसे क्या कहा? टिश्यू। ऑर्गन के अंदर कहा कि मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन करें एक डेफिनेट प्रोपोर्शन और पैटर्न में, परफॉर्म करें स्पेसिफिक फंक्शन, तो क्या कहेंगे? ऑर्गन। ऑर्गन सिस्टम में कहा कि दो या इससे ज्यादा ऑर्गन्स कंबाइन करें, और ये ऑर्गन्स कंबाइन करके कंबाइन जब करें तो फिजिकली या फिर केमिकली या दोनों तरीके से, और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें, तो हम क्या कहेंगे? ऑर्गन, सॉरी ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। फिर आपने कहा कि टिश्यू के कितने टाइप? 4। किसके बेसिस पर? स्ट्रक्चर और फंक्शन। फिर आपने कहा पहले टाइप का कौन? इपिथेलियल, दूसरा, तीसरा, चौथा। इपिथेलियल टिश्यू में आपने कहा कि एपिथेलियल टिश्यू जो है एक्टोडर्म, तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है। फिर आपने कहा इसके नीचे क्या होता है? बेसमेंट लेयर होती है। फ्री सरफेस पर यहां माइक्रोविलाई, काइनोसिलिया, स्टीरियोसिलिया पाए जा सकते हैं। फिर आपने कहा डिवाइड करते हैं सिंपल और कंपाउंड दो में, अगर नंबर ऑफ सेल लेयर एक हो तो, एक से ज्यादा तो। फिर आपने कहा कि सिंपल एपिथेलिया को बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हम डिवाइड करते हैं कितने टाइप में? 4। एनसीईआरटी ने 4 में किया है। पहला कौन सा? सिंपल स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस के दो एग्जांपल बताओ। वॉल ऑफ ब्लड वेसल, एल्यूलाई ऑफ लंग्स। फिर कहा सिंपल क्यूबॉइडल, कहां कहां पे? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ और डक्ट एंड ट्यूब। फिर कहा सिंपल कॉलमनर, कहां पर? तो इसके अंदर का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि स्टमक और इंटेस्टाइन। स्टमक में कौन होगा? ग्लैंडुलर कॉलमनर। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर कॉलमनर। लार्ज इंटेस्टाइन में ग्लैंडुलर कॉलमनर। फिर आपने बात की सिलिएटेड एपिथेलियम की, कहां 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 थी? पहला फैलोपियन ट्यूब और दूसरा ब्रोंकियोल, ये दो जगह पर। फिर आपने बात की यहां पे ग्लैंड्स के बारे में, तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल गोबलेट सेल, मल्टी सेलुलर का एनसीईआरटी ने एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड। ठीक। फिर हमने कहा कि ग्लैंड को अभी लिखा नहीं, चलो। तो अब देखिए, हमने यहां पे कहा कि ग्लैंड को हम डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन साइट ऑफ सेक्रीशन, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या आया? हार्मोन। एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या? हार्मोन के अलावा बाकी सब, मिल्क, सलाइवा, ईयर वैक्स, स्वेट, सीबम, सब कुछ। फिर आगे अपन ने कहा कि कंपाउंड एपिथेलियम में सेल लेयर का नंबर 1 से ज्यादा। बेसल लेयर की सेल का शेप क्यूबॉइडल या कॉलमनर। फिर हमने कहा कि इसके एग्जाम्पल में पहला आ गया स्केन, दूसरा आ गया लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। फिर अगला यहां पे क्या लिया? डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। फिर आगे आपसे बात की एनसीईआरटी ने, जहां पे कहा आपका हो गया सेल जंक्शंस के बारे में। तो पहला कहा टाइट जंक्शन, क्या कहा? प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द टिश्यू। फिर यहां टाइट के बाद दूसरा आया अधेरिंग, क्या कहा? परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर।
फिर अगला कहा गैप जंक्शन कनेक्ट साइटोप्लाज्म और रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। फिर यहां पर बात की कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। मोस्ट अबंडेंट, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओरिजिन कौन सी जर्म लेयर, मीसोडर्म। कनेक्टिव टिश्यू में कहा कि कंपोनेंट होते हैं तीन, सेल, फाइबर और मैट्रिक्स। तो पहला कंपोनेंट सेल। सेल्स में हमने बात की फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, एडिपोसाइट, लिम्फोसाइट। फिर अपन ने कहा फाइबर में कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलर। बंडल्स में कौन था, कोलेजन। ब्रांच कौन था, इलास्टिक और रेटिकुलर, ये दोनों ब्रांच थे। फिर हमने कहा कि जो ये फाइबर्स हैं ये बने किसके होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। फाइबर्स के बाद फिर अपन ने बात की यहां पर कि मैट्रिक्स जो है ये बना होता है मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड का। अब मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड से बना हुआ जो मैट्रिक्स है ये सेल्स और फाइबर के बीच में भरा है और क्या बनाएगा, ग्राउंड मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप कितने, तीन। पहला हुआ लूज, दूसरा डेंस और तीसरा स्पेशलाइज्ड। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने कहा कि यहां पे स्पेसेस ज्यादा होंगे। दो टाइप का हुआ, एरियोलर और एडिपोस। एरियोलर में दो लोकेशन के लिए कहा, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर इपिथेलिया और बीनीथ द स्किन। एडिपोस कहां है, बीनीथ द स्किन, और काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फैट। डेंस टिश्यू के अंदर दो टाइप हुआ, रेगुलर और इरेगुलर। डेंस रेगुलर में हमने कहा टेंडन और लिगामेंट। टेंडन होता है बिटवीन मसल एंड बोन, लिगामेंट होता है बिटवीन बोन एंड बोन। टेंडन में कौन से फाइबर ज्यादा, कोलेजन। लिगामेंट में इलास्टिक फाइबर। फिर अगली बात की आपने यहां कार्टिलेज के बारे में। तो कार्टिलेज की सेल का नाम कॉन्ड्रोसाइट। ये जो कार्टिलेज है इसका जो मैट्रिक्स होता है इसमें सॉल्ट कौन सा था, कॉन्ड्रोइटेन। कार्टिलेज के मैट्रिक्स के तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी, सॉलिड, प्लाइबल, रेजिस्ट कंप्रेशन। फिर अगला आपने बात की यहां की कार्टिलेज जो है पाई कहां कहां पे जाती है। तो पहला का टिप ऑफ नोज, फिर का आउटर ईयर जॉइंट्स, फिर का बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा, फिर आपने कहा लिम्स एंड हैंड इन एडल्ट, और एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन। तो ध्यान रखो जैसा मैंने कहा था ना, पांच पांच यहां एग्जांपल्स भी याद रखना कितने कितने दिए हैं, तो वो आपको याद रखने में मदद करते हैं कि आप कितने अभी भूल रहे हैं। पहला क्या कहा, एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन। दूसरा क्या कहा, टिप ऑफ नोज। अगला क्या कहा, आउटर ईयर जॉइंट्स। फिर इसके बाद लिम्स एंड हैंड इन एडल्ट, और पांचवा क्या दिया, इंटरवर्टिबल डिस्क। फिर हमने यहां पर कहा कि अगली आती है बोन। बोन के फंक्शन एनसीईआरटी ने दिए हैं 5। पहला फंक्शन दिया है इसका, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू बॉडी। दूसरा दिया है कि प्रोटेक्शन फॉर सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। फिर बोन का अगला फंक्शन दिया है आपका कि यहां पे कुछ बोन में होती है बोन मैरो। जो बोन मैरो क्या है, साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। अगला फंक्शन आपको दिया है कि जो बोन है ये लिम्ब बोन्स वेट बियरिंग फंक्शन परफॉर्म करती है। और फिर इसके बाद आपसे कहा कि मसल्स के लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है जहां पर मसल्स अटैच होती हैं और फिर लोकोमोशन होता है। तो अब इसमें से इधर वाला पार्ट लिखा ना, तो अब डाल दो जरा अगला चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए अब जरा ध्यान देंगे।
देखिए, अगर हम बात करते हैं कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अपने को क्या क्या पढ़ना है, कौन सी चीजें देखनी है, तो सबसे पहली लाइन से शुरू करते हैं। हमने क्या किया कि कुछ एक फूड सबस्ट्रेट थे, जिन फूड सबस्ट्रेट को कंज्यूम किया यानी कि खाया। खाने के बाद हमने फूड सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट किया, सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। लेटर ऑन देवर एब्जॉर्ब्ड, और एसिमिलेशन वो प्रक्रिया थी जिसके अंदर ये जो फूड सबस्ट्रेट था ये आपका सेल्स ने इसको यूटिलाइज किया। तो ऐसे कुल मिलाकर के ये हमने किया। यहां पर फाइनली आपको मिला क्या, तो फूड सबस्ट्रेट में जैसे आपको मिल गया ग्लूकोज। क्या मिला बेटा? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज का सेल को इससे ऑब्टेन करनी है एनर्जी। सेल को क्या ऑब्टेन करना है? एनर्जी। एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए इसका किया जाना है ब्रेकडाउन। अब जो ब्रेकडाउन है ये डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट? तो हम यहां पर कहते हैं ग्लूकोज से जब एनर्जी ऑब्टेन करनी है तो जो ब्रेकडाउन होगा ये कैसा रहेगा बेटा? इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है। यहां पर देखें, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन क्यों कहा गया है? क्योंकि आपने ग्लूकोज को सीधे जला नहीं दिया, आपने ग्लूकोज में ग्लाइकोलाइसिस कराया, क्रेब्स साइकिल कराया, ईटीएस ऑपरेट हुआ, और फाइनली जाकर के आपने इससे एनर्जी ऑब्टेन की। अब चाहे ये रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनारोबिक हो, दोनों ही कंडीशन में अगर ये रेस्पिरेशन हो रहा है तो यहां एनर्जी के साथ एक चीज जरूर बनेगी, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 तो बनेगी ही। ये जो CO2 बनी है, ये CO2 बनते ही जाकर के क्या करेगी? वाटर के साथ कंबाइन, क्योंकि साइटोप्लाज्म में, टिश्यू के आसपास हर जगह पे क्या है? पानी है। अगर ये वाटर के साथ जुड़ी तो क्या बना? कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड बना, ये ब्लड का पीएच क्या करेगा? कम। तो कार्बोनिक एसिड ने ब्लड के पीएच को क्या किया? घटा दिया। अगर ब्लड का पीएच घटा तो इसका मतलब हुआ कि आपका होमियोस्टेसिस तो हो गया डिस्टर्ब। अब अगर होमियोस्टेसिस डिस्टर्ब हुआ तो इसे डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए जरूरी है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से बाहर निकाला जाए। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं यूनिवर्सल मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या कहा जाता है CO2 को? यूनिवर्सल मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। अब यूनिवर्सल मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब हुआ कि चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो या फिर एनारोबिक, हर कंडीशन में CO2 तो बनेगी। बाकी अगर आप मेटाबॉलिक वेस्ट में बात करें तो कुछ एनिमल्स में यूरिया बना, कुछ में अमोनिया बना, कुछ के अंदर यूरिक एसिड बना, पर हर किसी के अंदर CO2 जरूर बनी। तो इसीलिए आपने CO2 को क्या बोला? यूनिवर्सल मेटाबॉलिक वेस्ट है। साथ में अगर आपको यहां एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इसको बढ़ाने के लिए अब आपको क्या सप्लाई करना पड़ेगा? ऑक्सीजन। यानी ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन किया, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन किया, एनर्जी मिली, CO2 बना, CO2 को यहां से रिमूव किया। यानी कि इस एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आपको लगातार टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करनी है और वहां से CO2 को निकाल के लाना है बाहर। ऑक्सीजन सप्लाई करना और CO2 को बाहर निकाल के लाना, यह काम होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। यह काम कौन कर रहा है बेटा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। किसी भी एनिमल के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा पाया जाएगा, यह डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर होता है हैबिटेट। पहला फैक्टर कौन होगा? हैबिटेट। अगर मैं कहूं कि एक एनिमल है जो पानी में पाया जाता है तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत चमक जाएगा कि उसके अंदर गिल्स होंगे। यानी कि कोई नहीं, यानी कि अगर हम कुछ एक एक्सेप्शन, व्हेल जैसे कुछ एक्सेप्शन को हम छोड़ दें तो बाकी ज्यादातर एनिमल्स के केस में अगर हम देखें तो जितने भी एक्वेटिक हैं उन सब के अंदर क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। वहीं पर तो हम अगर देखें जितने टेरेस्ट्रियल हैं उनमें लंग्स लाइक कोई स्ट्रक्चर पाई जा रही होगी। वहीं पर आप देखिए हैबिटेट के अलावा दूसरा फैक्टर जो इस चीज को अफेक्ट करता है वो होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगला फैक्टर कौन सा आया? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे अफेक्ट करता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म या कोई एक एनिमल है, जिस एनिमल के पास जमा टोटल कोई 100, 200, 400 सेल्स हैं,
तो क्या उसे अलग से एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी? नहीं। वहीं पर एक और एनिमल है जिसकी बॉडी कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है और इसकी बॉडी में हम मान लेते हैं मिलियंस ऑफ या बिलियंस ऑफ सेल पाई जाती हैं। क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत है? यस। यानी कि डिपेंड किस पर करता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा। रहीमदास का दोहा सुनाए? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पढ़ाए कि नहीं? हिंदी नहीं पढ़ी तुमने ठीक से? हिंदी अच्छा तुम्हारी केस में थी नहीं, तुमने पढ़ी कि नहीं? ये दोहा भी नहीं पढ़ा, नकल करके पास हुए? तो नहीं नहीं ये सब नहीं होता। रहीमन पानी राखिए जरूर होता, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में रहा होगा। चलिए अब ध्यान दें, बस फिर वापस ध्यान दो। अगर हम बात करते हैं लोअर एनिमल से, अपन स्टार्ट करें यानी कि स्पंजेस से, तो आप देखिए जब आप बात करेंगे बेटा स्पंजेस के बारे में, आपने बात की सीलेंट्रेट्स के बारे में, और स्पंजेस सीलेंट्रेट्स के साथ आपने यहां पर ले लिया फ्लैट वर्म। स्पंजेस सीलेंट्रेट और क्या लिया? फ्लैट वर्म। ये जितने भी एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स की बॉडी कंपैरेटिवली क्या है? सिंपल। तो कोई बहुत स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं चाहिए। तो यहां पर जितना भी गैसियस एक्सचेंज है ये हो जाएगा सारा का सारा जनरल बॉडी सरफेस से। तो ये जितना भी गैसियस एक्सचेंज था ये सारा हुआ जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। अगला नंबर आया, आप देखें अगर हम बात करते हैं एनिलिड्स के बारे में, तो एनिलिड्स में जितना भी गैसियस एक्सचेंज है ये होता है बाई मॉइस्ट क्यूटिकल। एनिलिड्स में क्या पाया जाता है? मॉइस्ट क्यूटिकल पाई जाती है। तो एनिलिड्स के अंदर मौजूद होता है मॉइस्ट क्यूटिकल। आप एक बात ध्यान देंगे, किसी भी एनिमल के अंदर हो जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा उसके अंदर एक कॉमन फीचर होता है कि हर एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमेशा मॉइस्ट होता है, यानी कभी भी ड्राई सरफेस से होकर के गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। हम ऐसे मान लेते हैं ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, चाहे गिल्स हो, लंग्स हो, बॉडी सरफेस हो, कुछ भी हो। इसके इधर बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर है या पानी भरा हुआ है बाहर का, और इधर की तरफ एनिमल का ब्लड है या एनिमल की बॉडी है। गैसियस एक्सचेंज यहां होना है। जो ऑक्सीजन आएगी भले ही वो ऑक्सीजन एयर में हो, पर वो ऑक्सीजन जब यहां से डिफ्यूज होके इधर जाएगी ना, तो ऑक्सीजन कभी गैसियस स्टेट में नहीं जाती, हमेशा ये जाती है सॉल्यूशन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में जाएगी? सॉल्यूशन के फॉर्म में जाती है। अगर ये सॉल्यूशन के फॉर्म में जाएगी तो उसके लिए जरूरी है कि ये सरफेस कैसा होना चाहिए? मॉइस्ट। सरफेस हमेशा कैसा होना चाहिए? मॉइस्ट होना चाहिए। ऐसे ही यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर जब जाएगी तो हमेशा यहां से सॉल्यूशन के फॉर्म में ही जाएगी। मतलब कि गैसियस एक्सचेंज के दौरान गैसेस का एक्सचेंज गैसियस स्टेट में नहीं होता, यह हमेशा किस में होता है? सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो इसीलिए क्यूटिकल हमेशा कैसा? मॉइस्ट। मतलब अगर तुमसे कहा जाए कि अगर हम इसे ड्राई कर दें तो क्या गैसियस एक्सचेंज होगा? नहीं। फिर यहां एनिलिड्स के बाद आप आ जाए आर्थ्रोपोडा पर। आर्थ्रोपोडा में बहुत बड़ा फाइलम है, बहुत डाइवर्स फाइलम है, और सबसे ज्यादा कौन होते हैं? इंसेक्ट। इंसेक्ट के पास पाए जाते हैं बेटा ट्रैकिया। इंसेक्ट के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है? ट्रैकिया। यानी कि इनकी पूरी बॉडी में कई सारी पतली पतली ट्यूब्स पाई जाती हैं जो बाहर की तरफ ओपन हो रही हैं। इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर आती है और ये एयर इनकी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचती है। अगर मान लो एनिमल के पास एक डेडिकेटेड ट्यूब्स का नेटवर्क है जो कि सेल्स और टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो क्या इसे अपने ब्लड की जरूरत पड़ेगी गैसियस ट्रांसपोर्ट के लिए? नहीं। मतलब कि जब ट्रैकिया पाया जाता है देन देयर इज नो रोल ऑफ ब्लड इन गैसियस एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट। तो यहां पर ब्लड का कोई भी रोल गैसियस ट्रांसपोर्ट के अंदर नहीं होगा।
तो हमने कहा कि गैसियस ट्रांसपोर्ट में यहां ब्लड का कोई भी रोल नहीं होता। तो जितना भी गैसियस ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा ये सारा का सारा गैसियस ट्रांसपोर्ट ट्रेकिया के थ्रू होगा, यहां पे ब्लड का कोई काम नहीं है। अब इंसेक्ट के बाद फिर आप देखें, इसी के अंदर आते हैं बेटा एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। कौन आ जाएगा? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे प्रॉन का। तो मैंने यहां पर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में एग्जांपल किसका लिया? प्रॉन। क्रस्टेशिया में आता है, एक्वेटिक है तो इसके पास क्या पाए जाने चाहिए? गिल्स। अब आप आर्थ्रोपोडा में ही देखें, अगर आप बात करते हैं अरेक्नेड्स के बारे में, और अरेक्नेड्स के अंदर आ जाते हैं जैसे कि स्कॉर्पियन, स्पाइडर। तो ये जो स्कॉर्पियन है, स्पाइडर हैं, इनके पास पाए जाते हैं बेटा बुक लंग्स। इनके पास क्या होता है? बुक लंग्स यहां मौजूद होते हैं। बुक लंग्स क्यों कहा जाता है, या बुक गिल्स जो लिमुलस में पाए जाते हैं वो इसलिए कहते हैं कि स्ट्रक्चर बेसिकली है तो लंग्स या गिल्स के सिमिलर ही, पर इसमें किताब के पेजेस की तरह कई सारे छोटे छोटे सेगमेंट पाए जाते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं, इसीलिए नाम देते हैं आप बुक लंग्स या बुक गिल्स। अरेक्नेड्स के बाद फिर हम आते हैं मोलस्का में। मोलस्का के मेंबर्स अगर आप देखें तो जनरली एक्वेटिक होते हैं। मोलस्का में जनरली ये मेंबर कैसे हैं? एक्वेटिक हैं। आप अगर ऑक्टोपस को देखें, सीपिया है, लोलिगो है, ये ज्यादातर एक्वेटिक ही हैं। तो एक्वेटिक फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं गिल्स। यहां हम कहते हैं फेदर लाइक गिल्स होते हैं, टिनिडिया कहा जाता है। फेदर लाइक गिल्स पाए जा रहे हैं, नाम क्या है? टिनिडिया। यहीं पर अगर मोलस्का में आप बात करेंगे टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के बारे में, तो यहां पर पाया जाता है पल्मोनरी सैक। क्या होगा? पल्मोनरी सैक। आपने कभी कभी अपने गार्डन में या खेत वगैरह में आपने कभी एक पतला सा वर्म देखा होगा जिसकी पीठ पे एक शेल होता है, ठीक? तो मोलस्क है, गार्डन स्नेल कहते हैं। वो जो गार्डन स्नेल है वो जमीन पे रह रहा है, उसके अंदर ब्रीदिंग के लिए क्या पाया जाता है? पल्मोनरी सैक। यहां तक तो बात हुई सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं जरा वर्टिब्रेट्स के बारे में, देख लेते हैं। बेटा इतने नीचे दिख रहा है कि नहीं? नहीं? कोई नहीं, उधर लिख लेते हैं। तो हमने कहा कि अब इसके बाद अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स के बारे में कि वर्टिब्रेट्स के अंदर कहानी क्या है, तो देखो अब बात करते हैं अबाउट वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले आपके पास आते हैं फिशेस। पहले नंबर पे कौन? फिशेस आएगा। इनके पास क्या होता है? गिल्स। फिशेस के पास क्या पाया जाता है? गिल्स पाया जाता है। गिल्स के बारे में एक बात ध्यान रखेंगे कि यहां गिल्स पर देयर इज काउंटर करेंट फ्लो। क्या पाया जाता है? काउंटर करंट फ्लो पाया जाता है। तो मैंने कहा कि यहां पर होता है काउंटर करंट फ्लो, और ये काउंटर करंट फ्लो होता है ब्लड और वाटर का। तो ब्लड और वाटर का यहां जो फ्लो है वो सेम डायरेक्शन में क्या अपोजिट? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हमने कहा कि यहां पर काउंटर करंट फ्लो पाया जाता है। मतलब कि यहां पर अगर मैं कुछ ऐसे मान लूं कि फिश का गिल है, ये फिश का क्या हुआ? गिल्स। यहां गिल्स पे अगर वाटर के फ्लो करने की डायरेक्शन है, ये वाटर मान लो ऐसे करके बह रहा है, ठीक? बाहर से अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, तो यहां पे जो ब्लड आएगा ना, वो ब्लड क्या होगा? ऐसे करके आएगा। यहां जो ब्लड आया वो था डीऑक्सी, और जाने वाला ब्लड कैसा रहेगा? ऑक्सी। यहां पर आप देखो वाटर और ब्लड दोनों के फ्लो करने की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो फिशेस के गिल्स पे क्या पाया जाता है? काउंटर करंट। काउंटर करंट का फायदा आपको यह मिलता है कि काउंटर करंट की वजह से गैसियस एक्सचेंज कहीं ज्यादा इफिशिएंट हो जाता है। लाइकवाइज आपके पास मैं मान लेता हूं कि एक फ्लो ये है, ध्यान देना बेटा, इधर मैंने माना कि ये है ब्लड और ये है वाटर, दोनों का फ्लो सेम डायरेक्शन में है। अभी अपन ऐसा मान लेते हैं कि ब्लड के पास ऑक्सीजन है 100, कितनी है? 100।
सॉरी ब्लड के पास अपने को कम रखनी है, तो ब्लड पे अपन कर लेते हैं कि यहां है 20 और वाटर के पास मान लेते हैं 100 है। जो गैसेस हैं उनका डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, यानी कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, और डिपेंड किस पर करेगा, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। मतलब कि ऑक्सीजन वाटर से कहां जानी है, ब्लड में गई, यहां वाटर में रह गई 80, यहां हो गई 40, फिर क्या हुआ और आगे गई, जब और आगे गई तो यहां जाकर के मान लो हो गया यहां 60 और यहां भी बढ़ करके कितना हुआ 60। अब तो डेल्टा पी जीरो हो गया ना, अगर डेल्टा पी हो गया जीरो तो इससे आगे गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब कि वाटर जो बाहर गया उसके पास कितनी ऑक्सीजन अभी बच गई 60, इसको यूज किया जा सकता था। वहीं पर ये वाला जो फ्लो है इसको बोलते हैं कनकरेंट, क्या बोलते हैं, कनकरेंट फ्लो। अगर यहां काउंटर करेंट फ्लो होता, यानी कि अगर ब्लड फ्लो करता ऐसे और यहीं पर अगर जो है वाटर ने फ्लो कर दिया होता ऐसे, ब्लड और वाटर का फ्लो क्या हो गया, अपोजिट। जब अगर ब्लड और वाटर का फ्लो होगा अपोजिट, तो अब मान लो ब्लड के पास ऑक्सीजन कितनी 20, वाटर के पास ऑक्सीजन कितनी 100, क्या होगा, इधर से इधर जब ब्लड बढ़ेगा यहां से ऑक्सीजन लेगा तो धीमे धीमे करके ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ेगा और यहां ऑक्सीजन कंटेंट कम होता जाएगा। यानी कि मान लो यहां पे 100, उसके बाद 80 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर यहां पर मान लो 20 हुआ, ठीक, क्या हुआ, अभी यहां 20 है, यहां 20 है। जैसे ही इससे अगले वाले रीजन के अंदर बढ़ा तो यहां ऑक्सीजन बढ़ा, इसके पास तो अभी 20 ही रहेगा ना, इसने क्या किया, यहां से ऑक्सीजन लिया, लेकर के इसके पास हो गया 30, अगले रीजन में पहुंचा, फिर से ऑक्सीजन बढ़ा, अब इसके पास क्या पहुंच गया, मान लो 50, अगले रीजन में गया कितना हो गया 70, फिर अगले रीजन में गया कितना हो गया 90। यानी कि ब्लड अब उसी पानी में से ऑक्सीजन ज्यादा बेहतर तरीके से निकाल पा रहा है। एट द सेम टाइम जो वाटर यहां से बाहर गया उस वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन कम ही बची ना, मतलब ज्यादा बेहतर फ्लो कौन सा, कनकरेंट के काउंटर, काउंटर करेंट। अब फिशेस के बाद हम बात करेंगे एम्फीबियंस के बारे में। एम्फीबियन अपने आप में एक टिपिकल टाइप के एनिमल है, जमीन पे भी है पानी के अंदर भी है। एम्फीबियंस में हम एग्जांपल किसका ले लें, मेढक। तो मेढक के अंदर स्किन होती है, स्किन एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करेगी। स्किन के अलावा यहां पे लंग्स पाए जाते हैं, स्किन और लंग्स के अलावा इसके पास होती है बक्कोफेरिंजियल कैविटी। स्किन और लंग्स के अलावा क्या रहेगा, बक्कोफेरिंजियल कैविटी पाई जाती है। तो स्किन है, लंग्स हैं और बक्कोफेरिंजियल कैविटी होती है। तो स्किन यहां पर काम करेगा, लंग्स काम करेंगे और बक्कोफेरिंजियल कैविटी काम करेगी। स्किन जो है ये पानी में भी काम करती है, जमीन पे भी काम करती है। मेढक की स्किन गीली होती है ना, जमीन पे भी काम करती है। ये जब मेढक हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में होता है तब भी काम करती है, जबकि इसमें लंग्स और बक्कोफेरिंजियल कैविटी ये केवल तब काम करते हैं जब मेढक जमीन पे होता है। तो दोनों में से ज्यादा बेहतर इन तीनों में से कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, स्किन। यहीं पर जो फ्रॉग का लार्वा होता है इसका नाम क्या है, टैडपोल। फ्रॉग के लार्वा का नाम, टैडपोल के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स। जब आप इवोल्यूशन के अंदर बात करते हैं एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस के बारे में, तो वहां पर आप इस चीज को लेते हैं कि भाई टैडपोल के अंदर गिल्स पाए जाते हैं, तो ये चीज इस बात को प्रूव करती है कि टैडपोल से बनने वाले फ्रॉग जैसे एनिमल्स का इवोल्यूशन फिशेस जैसे एनिमल से हुआ होगा। तो ये अपन यहां बात करते हैं एम्फीबियंस के बाद। फिर आप देखें अगला हम लेते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के बारे में। तो रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स, इनके बारे में ले लेते हैं। जब हम रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स को देखते हैं तो हमें यहां पर दिखाई देता है कि इनके पास क्या पाए जाएंगे, लंग्स। इन सारे एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स यहां पर पाए जाते हैं। तो हमने कहा कि इन तीनों के अंदर क्या मौजूद होगा तो इन तीनों ही एनिमल्स के अंदर यहां पर लंग्स पाए जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो प्राइमरीली
ये तीनों ही एनिमल टेरेस्ट्रियल हैं। हालांकि इनमें से कुछ एक्वेटिक मीडियम के अंदर पाए जाते हैं, पर उनका एक्वेटिक होना उनका सेकेंडरी एडाप्टेशन माना जाता है। प्राइमरीली ये सारे कैसे थे? टेरेस्ट्रियल। अब यहीं पर देखिए, अगर एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन होता हो लंग से, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? पल्मोनरी। अगर ये होता हो लंग से तो क्या नाम देंगे? पल्मोनरी। अगर गिल से हो तो बताओ क्या नाम देंगे? ब्रैंकियल। तो क्या कहा जाएगा? ब्रैंकियल। अगर स्किन से हो तो क्यूटेनियस। स्किन से होगा तो नाम क्या देंगे? क्यूटेनियस। और अगर ट्रैकिया से हो तो ट्रैकियल। तो अगर ट्रैकिया से हो रहा हो तो ऐसा रेस्पिरेशन क्या कहा जाता है? ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो हमारे पास ये अलग अलग तरह के रेस्पिरेशन हैं। अगर लंग से होता है तो हमने क्या कहा है? पल्मोनरी। गिल से होगा तो ब्रैंकियल। स्पेलिंग पे ध्यान देना। अगर टर्म बजाय ब्रैंकियल के ब्रोंकियल हो जाती है तो ब्रोंकियल टर्म फिर आपके लंग से रिलेटेड है, तो ब्रोंकियल नहीं होना चाहिए। फिर हमने कहा स्किन से हो तो क्यूटेनियस, और ट्रैकिया से होगा तो क्या कहेंगे? ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो अलग अलग एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमने देखे। एक बार इसे लिखेंगे फिर बढ़ते हैं आगे। क्या हुआ? लगभग सेम। कनकरेंट का मतलब है कि जब अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो हो, और काउंटर करंट का मतलब क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो। वेरिएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गई, जबकि यहां इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टेब्लिश नहीं हो पाती है, तो इसीलिए यहां ट्रांसपोर्ट ज्यादा आसानी से होता है। देखो यह हुआ ना, 60 पे आके इक्विलिब्रियम बन गई, जबकि यहां नहीं बन पाई। अब ये इधर का मिटाऊं। बुक गिल्स और बुक लंग्स के केस में क्या होता है? होते ये गिल्स या लंग्स की तरह ही हैं, यानी कि एक एक्वेटिक मीडियम में काम करेगा, एक टेरेस्ट्रियल में। अंतर यह है जैसे किताब के पेजेस होते हैं ना, ऐसे ही ये क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर या सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो ये आपको देखने में कुछ किताब के पेजेस जैसे दिखेंगे, मतलब कुछ ऐसे होंगे, ऐसे करके। तो किताब के पेजेस जैसे साइड से दिखाई देते हैं, इसलिए नाम देते हैं बुक गिल्स या बुक लंग्स। आगे बढ़े। बुक लंग्स वगैरह जहां भी पाए जाते हैं, तो लंग्स का मेन काम क्या रहेगा? कि ये गैसियस एक्सचेंज में रोल प्ले करेंगे। बस ये है कि स्ट्रक्चर कैसी डेवलप हुई। इधर का मिटाऊं। अभी बचाए।
हो गया ना? आगे बढ़े, चलिए अब्बास। देखिए, अब बेटा अपने को बात करनी है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो अब जरा ध्यान देंगे। अगर हम बेटा अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहली स्ट्रक्चर पाई जाती है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। सबसे पहले क्या रहेगा? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। हमारे पास जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स पाए जा रहे हैं इनका नंबर कितना होता है? 2। कितने एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हैं? 2 एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स यहां पर पाए जाते हैं। ये कंडीशन कही जाती है डाईराइनस। क्या बोलते हैं? डाईराइनस कहते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी की भाषा ये कहती है कि जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हैं ये ओपन होते हैं नेसल पैसेज में। ये ओपन किसके अंदर हुए? नेसल पैसेज में। तो कहा कि ये नेसल पैसेज के थ्रू ओपन होते हैं नेसल चैम्बर में। अब ये नेसल चैम्बर और पैसेज क्या है इसको जरा हम समझेंगे। तो देखिए यहां पर यह आपको दिखाई दे रहा है पैलेट। बक्कल कैविटी के रूफ क्या हुआ? पैलेट। अब इधर क्या होगा कि यहां बक्कल कैविटी, फिर नेसल चैम्बर, इसके ऊपर ब्रेन आ जाएगा। ब्रेन के ठीक नीचे की तरफ जो बोन पाई जाती है उसका नाम क्या है? स्फिनॉइड बोन। नाम क्या है? स्फिनॉइड बोन। तो यहां पर यह हो गई स्फिनॉइड बोन। इधर आपका पैलेट और ऊपर की तरफ स्फिनॉइड बोन, इनके बीच का जो स्पेस है इस स्पेस को आप क्या बोलते हैं? नेसल चैम्बर। क्या कहा जाता है? नेसल चैम्बर कहते हैं। तो हमने कहा कि अब ये ओपन कहा हुआ? नेसल चैम्बर में। पर एनसीईआरटी ने नेसल पैसेज किसे कहा है? तो पैसेज का मतलब है नोस्ट्रिल के बाद ये जो रास्ता है ना बीच का खाली, इस खाली रास्ते को क्या कहा गया है? पैसेज। तो कहा कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल नेसल पैसेज के थ्रू ओपन कहा हुए? नेसल चैम्बर में। अब ये जो नेसल चैम्बर का शुरू का पार्ट था यानी कि स्टार्टिंग वाला पार्ट, अपन मान लेते हैं कि यहां पर स्टार्टिंग वाला पार्ट कुछ ये रहा। ये इतना पार्ट जो मैंने यहां लगभग कुछ ब्लू कलर से मार्क किया, ये वाला जो पार्ट है ये बेटा स्किन से लाइंड होता है। नेसल चैम्बर का शुरू का पार्ट जो स्किन से लाइंड है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या कहा जाता है? वेस्टिब्यूल। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद क्या आता है? वेस्टिब्यूल। फिर क्या आएगा? नेसल चैम्बर। वेस्टिब्यूल वाले पार्ट के अंदर मैंने अभी क्या कहा था? स्किन से लाइंड होता है, यानी कि यहां पर क्या रहेगा? स्किन। अगर स्किन प्रेजेंट है तो स्किन पे तो हेयर्स भी पाए जाते हैं, तो इसका मतलब है यहां हेयर्स होने चाहिए। यस, एयर को फिल्टर करेंगे। और वेस्टिब्यूल वाले पार्ट में पाई जाती हैं अपने का सेबेशियस ग्लैंड, यानी कि ऑयल ग्लैंड होती हैं। क्या पाई जाती हैं? सेबेशियस ग्लैंड। और सेबेशियस ग्लैंड के अलावा यहां पर पाई जाती है म्यूकस ग्लैंड।
कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं? तो मैंने कहा कि यहां पर स्किन है, हेयर्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड हैं, और क्या पाई जाती है? म्यूकस ग्लैंड। इस रीजन को आपने क्या कहा? वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल के बाद अगला पार्ट आपका क्या आया? नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर में आप देखें, आपके पास पहला पार्ट है इसकी रूफ वाला। नेसल चैम्बर में पहले इसकी छत हो गई ना। नेसल चैम्बर की जो रूफ है, यहां पर मौजूद होती है ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया। तो नेसल चैम्बर की रूफ पर क्या पाई जाएगी? ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया होती है, जो कि हमारे सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड है। तो यहां पर हमने क्या कहा कि प्रेजेंट क्या है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया यहां पर पाई जाती है। तो हमने कहा कि यहां पर मौजूद है ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया। ये जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया है, इसका एक और नाम होता है श्नेडेरियन मेम्ब्रेन। और क्या बोलते हैं? श्नेडेरियन मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया के लिए आपके पास एक और नाम क्या है? श्नेडेरियन मेम्ब्रेन। और यही श्नेडेरियन मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं कुछ ग्लैंड्स, जिनको हम नाम देते हैं बोमैंस ग्लैंड। क्या कहा जाता है? बोमैंस ग्लैंड। तो यहां पर बोमैंस ग्लैंड पाई जाती हैं, जिनसे सेक्रीट होता है म्यूकस। तो देखिए, अब तक मैंने क्या कहा है? एक्सटर्नल नोस्ट्रेल नेसल पैसेज के थ्रू नेसल चैम्बर में खुलते हैं। यहां जो नेसल चैम्बर है, उसके शुरू वाले पार्ट में स्किन, हेयर्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, हेयर्स, म्यूकस ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड पाई जाती हैं। उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। बाद में नेसल चैम्बर का जो रूफ है, यहां पर मौजूद होती है ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया। और ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या हुआ? सेंस ऑफ स्मेल। तो ये जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया है, ये हमारे अंदर रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? तो हमने कहा कि ये है रेस्पॉन्सिबल है सेंस ऑफ स्मेल के लिए, जो कहां पाई जा रही है? रूफ पर। अब जो ये आपका नेसल चैम्बर है, यहां नेसल चैम्बर में 3 आउटग्रोथ पाई जाती हैं। ऐसे देखो, एक ये हो गई, फिर एक ये है, और एक ये हो गई। ऐसे करके यहां आउटग्रोथ कितनी होती हैं? 3। ये जो आउटग्रोथ पाई जाती हैं, इन आउटग्रोथ को हम बोलते हैं नेसल कॉन्की। क्या कहा जाता है इसे? नेसल कॉन्की नाम देते हैं। तो इन्हें कहा जाता है नेसल कॉन्की, या फिर इसको नाम देते हैं टर्मिनल। या क्या नाम देते हैं? टर्मिनल्स नाम देते हैं। तो नेसल कॉन्की ये टर्मिनल्स हैं। अब ये टर्मिनल्स हमने क्या कहा कि 3 आउटग्रोथ हैं। अब ये टर्मिनल्स को एक बार अगर हमें समझना है, तो अभी हम डायग्राम कहां से देख रहे हैं? लेटरल साइड से। अब हम क्या करेंगे? यहां से सेक्शन काटेंगे, और अब हम डायग्राम देखेंगे सामने से। जब अगर हम सामने से डायग्राम देखते हैं, तो हमें यहां दिखता है कि जो नेसल चैम्बर है, ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी। जब हमारी जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, वो 2 पाए जा रहे हैं। नेसल सेप्टम के बारे में हम जानते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नेसल चैम्बर का नंबर भी कितना होना चाहिए? 2। यहां पर नेसल चैम्बर में मैंने कहा कि इसका जो रूफ है, वो कौन बनाएगा बेटा? ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया। तो यहां देखो, इसकी रूफ पर ये कौन था? ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया आ गया। अब मैंने क्या कहा कि 3 आउटग्रोथ पाई जाती हैं। तो यहां पर एक आउटग्रोथ हो गई ये, दूसरी आउटग्रोथ ये है, एक और आउटग्रोथ यहां पर ऐसे ये। इसी तरीके से दूसरे नेसल चैम्बर के अंदर यह फर्स्ट आउटग्रोथ, नाउ दिस वन इज सेकेंड, और फिर ये हो गई थर्ड आउटग्रोथ। तो कितनी आउटग्रोथ पाई जाती हैं? 3। यहां जो ये तीनों हैं, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर। ये ऊपर की तरफ है ना, तो नाम क्या दिया? सुपीरियर। इसको बोला मिडिल, फिर मिडिल के बाद इसको बोला इंफीरियर। ये जो सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर हैं, ये होते हैं नेसल कॉन्की। तो सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर क्या है?
नेसल कॉन्की हैं। अब ध्यान देंगे, ये जो नेसल कॉन्की हैं, वैसे कायदे से ये तीनों बने होते हैं बोन से। तीनों किससे बनते हैं? बोन से। यानी कि चाहे सुपीरियर नेसल कॉन्की हो, चाहे इंफीरियर हो, या फिर मिडिल हो, ये तीनों बोन से बने होते हैं। पर यहां जो सुपीरियर और मिडिल वाला है, ये बनता है बेटा स्फिनॉइड बोन से। इसको कौन सी बोन बनाती है? स्फिनॉइड बोन बनाती है। और स्फिनॉइड बोन को तो आप पहले ही काउंट कर चुके होते हैं स्कल में। यहां पर जो ये इंफीरियर नेसल कॉन्की है, इसको आप काउंट करते हैं कहां पर? फेशियल बोन के अंदर। सो इट इज काउंटेड इन फेशियल बोन्स। जब आप फेशियल बोन्स को गिनते हैं तो आप गिनते किसे हैं? इंफीरियर नेसल कॉन्की को गिनते हैं। तो इंफीरियर नेसल कॉन्की के बारे में कहां दिया है? स्केलेटन में। फेशियल बोन के अंदर आप इसे काउंट करते हैं। तो नेसल कॉन्की कितने हो गए? 3, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। अब देखें, यहां पर ऊपर की तरफ तो आपने कहा कि जो रूफ है वहां तो आ गई बेटा ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया। तो रूफ पर क्या गया? ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया है। भाई यहां पे न्यूरोसेंसरी एपिथेलिया है, बोमेस ग्लैंड वगैरह पाई जा रही हैं। अब इधर रिमेनिंग जो पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट पर देखिए, यहां पर इस नेसल चैम्बर को अंदर की तरफ से कवर करने का काम करती है एक एपिथेलिया। और मुझे बता सकते हो यहां कौन सी एपिथेलिया होगी? कौन सी मौजूद होगी? स्यूडोस्टैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलिया यहां पर होगी। तो ये जितनी जगह मैं यहां ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, ये ब्लू कलर वाली पूरी जगह पर एपिथेलिया कौन सी? स्यूडोस्टैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलिया यहां पर पाई जाती है। तो अपन ने कहा कि ये जो जगह है, यहां पर एपिथेलिया कौन सी प्रेजेंट है? तो ये हमने कहा PSCCGE। कौन सी एपिथेलिया पाई जाएगी? PSCCGE पाई जाती है। और ये जो PSCCGE है, इसमें आप देखें सिलिएटेड है, ग्लैंडुलर है। सिलिएटेड है और ग्लैंडुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका काम क्या होना चाहिए? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। तो काम क्या रहेगा? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। तो ये एयर को फिल्टर करेगा। और यहां पर एयर को फिल्टर करने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि यहां पे सेक्रेट होता है म्यूकस। भाई आप देखो, आपने कहा ना इसके अंदर के ग्लैंडुलर है, म्यूकस सेक्रेट करेगा। अब मान लो कोई भी एयर पार्टिकल है या कोई भी एयर है, जब एयर यहां से होकर के गुजरेगी, तो अब एयर यहां से होकर के जब गुजर रही है, तो मान लो यहां से गई, तो फिर तो ये बिना इस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आई चली गई ना। अब देखिए, इसको आपने नाम कॉन्की के साथ क्या दिया था? टर्मिनल्स भी तो नाम दिया था ना। क्या कहा था? टर्मिनल्स। टर्मिनल नाम पढ़ते हैं तो याद क्या आता है? टरबाइन। और टरबाइन घूमती है गोल गोल। तो ये जो कॉन्की हैं, ये आगे से पीछे तक सीधे नहीं होते हैं। ये कॉन्की क्या होता है? ऐसे करके घूम रहे होते हैं। जब ये कॉन्की ऐसे करके घूमेगा, तो इसका मतलब है कि मान लो ये सेक्शन तुमने जहां भी लिया है, अगर तुम उस जगह से 2 सेंटीमीटर आगे सेक्शन लोगे, तो इनकी पोजीशन बदल जाएगी। जब पोजीशन बदलेगी, तो जो भी एयर यहां से पास कर रही है, वो किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर के जरूर यहां ग्लैंडुलर एपिथेलिया से टकराएगी। किससे टकराई? म्यूकस से। अब म्यूकस से जब टकराई, तो एयर में जो भी पैथोजन है, डस्ट पार्टिकल हैं, ये सारा जाकर के वहां पे चिपक जाएगा। तो इसने क्या किया? एयर का फिल्ट्रेशन किया। और उसके बाद सिलिया क्या करेगा? इसे आगे बढ़ा देगा। ठीक, तो फिर ये कहां चला जाएगा? आगे, यानी कि बाहर की तरफ आ जाएगा। तो आपने को नेसल चैम्बर समझ में आया क्या था? क्लियर? कहीं कंफ्यूजन? अब यहां देखिए, नेसल चैम्बर के बाद अगली बात आती है। आगे हम देखें तो यह आ गया आपका इंफीरियर नेसल या इंटरनल नोस्ट्रिल। ये आपका क्या गया? इंटरनल नोस्ट्रिल्स आ गए। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद अब ये कौन सा हो गया? इंटरनल नोस्ट्रिल्स हो गए। तो हमने कहा पहले कौन होगा? एक्सटर्नल। उसके बाद कौन आएगा? इंटरनल नोस्ट्रिल्स आ जाते हैं। तो इंटरनल नोस्ट्रिल्स का नंबर कितना रहेगा?
2। ये जो इंटरनल नोस्ट्रल्स हैं ये ओपन कहां हो रहे हैं? फेरिंग्स में। पर फेरिंग्स के पार्ट कितने होते हैं? 3। फेरिंग्स के कितने पार्ट हैं? 3। पहले पार्ट का नाम नेसोफेरिंग्स। देखिए यहां एनसीईआरटी नेसोफेरिंग्स का नाम लेती है। तो ये जो इंटरनल नोस्ट्रल्स हैं ये ओपन कहां हुए? नेसोफेरिंग्स में। इंटरनल नोस्ट्रल कहां ओपन हुआ? नेसोफेरिंग्स में। फिर अगला पार्ट आता है ओरोफेरिंग्स। अगला पार्ट कौन सा आएगा? ओरोफेरिंग्स। बक्कल कैविटी के सामने वाले पार्ट को आप बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ये जो ओरोफेरिंग्स है इसके बारे में ही एनसीईआरटी कहती है कि ये पार्ट है विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो यही वाला पार्ट है जो कि कॉमन पैसेज है। और कॉमन पैसेज किसके लिए? तो हमने कहा फॉर फूड एंड एयर। तो फूड और एयर दोनों चीजों के लिए कॉमन पैसेज कौन? ओरोफेरिंग्स। फिर यहां फेरिंग्स का नीचे का पार्ट कौन सा कहा जाता है? लैरिंगोफेरिंग्स। तो अगले पार्ट का नाम लैरिंगोफेरिंग्स है। तो इंटरनल नोस्ट्रल कहां ओपन हुए? नेसोफेरिंग्स में। बक्कल कैविटी के सामने वाला पार्ट ओरोफेरिंग्स। उसके नीचे कौन आ गया? लैरिंगोफेरिंग्स। अब यहां पर आप जानते हैं कि आगे फेरिंग्स से 2 ट्यूब कंटिन्यू करती हैं। आगे वेंट्रल साइड पे कौन? ट्रैकिया। इसकी ओपनिंग का नाम ग्लॉटिस। ट्रैकिया के ऊपर कौन? लैरिंग्स। इधर ट्रैकिया के डोर्सल साइड पर क्या मौजूद होगा? ईसोफेगस। तो ट्रैकिया के डोर्सल साइड पर क्या है? ईसोफेगस मौजूद है। तो ट्रैकिया के डोर्सल साइड पर जो ईसोफेगस है इसकी ओपनिंग का नाम गलेट। तो ट्रैकिया के साइड पर डोर्सल। डोर्सल की वेंट्रल? वेंट्रल। जबकि ईसोफेगस कहां? डोर्सल साइड पर होगा। अब इससे आगे जितना भी कंडक्शन वाला पार्ट है यानी कि लैरिंग्स के अंदर क्या क्या कार्टिलेजेस पाई जाती हैं, ट्रैकिया की स्ट्रक्चर क्या होती है, कहां डिवाइड करेगा, वो सारी चीजें अपन अगली क्लास में देखेंगे। आज यहां तक रखते हैं।